हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज यहां पर मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से। यहां पे आज आपका जो है चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 में हम यहां पर आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या निहित है, क्या क्या उसकी विषय वस्तु है, क्या उसके मूल तत्व हैं और जो है इसमें प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्या जो है प्रस्तावना का रोल जो है संविधान के निर्माण में या संविधान से संबंधित क्या कितना जुड़ा हुआ है, कितना अलग है, ये सब बातें हम यहाँ पे विस्तार से हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है, हमें यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए ताकि तमाम नए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जाके सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे हम किसी छोटे अधीनस्थ एग्जाम की तैयारी के लिए भी वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है हमारे यहाँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो प्रस्तावना था, प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अन्य देशों ने इसे जो है फॉलो कर लिया, अन्य देशों ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। तो पहला पॉइंट यही नोट कर लेना कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हमारे प्रख्यात न्यायविद रहे हैं, एक संवैधानिक विशेषज्ञ भी रहे हैं, एन ए पालकी वाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। देखिए ये ऐसे शब्द जो हैं ये आपके मेंस एग्जाम में लिखने के टाइम बड़े काम आते हैं। यानी मेंस एग्जाम में जब आप पेपर लिख रहे होते हैं जीएस का, तो उस समय ये शब्द आपको जरूरत पड़ती है कि भाई किसने क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में, किसने क्या कहा था। इससे क्या होता है, इन जो कोटेशंस होते हैं उन्हें ऐड करने से ये होता है कि एग्जामिनर की जो नजर है वो आपके उत्तर पर ना जाकर क्वेश्चन पे जाती है और वो आपको अच्छे मार्क्स देके जाता है। तो ये भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि कुछ 2-4 क्वेश्चन हम याद रखें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना यहां पर आप कि प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, ये पंडित नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, इसे 13 दिसंबर यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, 1946 को पेश किया गया था। और फिर इसे जो है स्वीकार कब किया गया है, इसे स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया है। देखिए पुस्तक में जो है आपके वहां पे मिसप्रिंट हो गया है, वहां पे गड़बड़ ये है कि वहां पर 1946 लिख दिया है, 46 नहीं है 1947 है। ठीक है, तो 47 वाला सही कर लेना, अपने नोट्स में भी सही कर लेना। तो ये जो है 13 दिसंबर 1946 का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, तो इसमें इन्होंने जिक्र किया था, इस पर आधारित है पूरी प्रस्तावना। ठीक है, यानी प्रस्तावना के जो मूल तत्व थे, प्रस्तावना से संबंधित जो विशेषताएं थी, इन सब विशेषताओं का इन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जिक्र किया था। तो प्रस्तावना को यहीं से लिया गया है, कहने का मतलब ये है कि यहीं से अपनाई गई है ये। तो यहां पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पे थर्ड पॉइंट जो है इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा संविधान सभा यानी कि नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। थर्ड पॉइंट आपका यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आगे आप लिख लेना ब्रैकेट में 13 दिसंबर 1946, जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि कब ये इन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने लाए थे ये। ठीक है, और कब ये पारित हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में इतना ही लिख लेना केवल। और इसमें देखिए यहाँ पे थर्ड का सब पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और अक्सर पीसीएस एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा कौन कौन से शब्द इसमें शामिल किए गए हैं प्रस्तावना में। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। अब बात करते हैं संविधान की जो प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, यानी कहने का मतलब क्या प्रस्तावना क्या है। देखिए ये जो प्रस्तावना है ये आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, यानी ऐसी की ऐसी ही आपको लिखनी पड़ेगी। इसमें कोई फेरबदल नहीं है। आप ऐसा कीजिए, इसे बिल्कुल रट लीजिए। रटने का तरीका यही है कि आप एक दो बार जब कहीं कॉपी पर लिखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी। इसमें कोई इतना ज्यादा टफ टास्क नहीं है ये। ठीक है, ये आपको रटनी ही पड़ेगी, अगर बिना रटे ये पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर एक नजर हम इस पर प्रस्तावना पे दौड़ाते हैं। प्रस्तावना में लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए इसके जो जो यहाँ पे टिपिकल वर्ड हैं उन सबके अर्थ मैं बताऊंगा, आप घबराइए मत, अभी आगे उन सबके अर्थ लिखेंगे, उनसे अभिप्राय क्या है, जो इसमें निहित किए गए हैं प्रस्तावना में जो जो वर्ड्स, उनसे अभिप्राय क्या है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ चीजें आप देख लेते हैं। देखिए ये आप यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर सेमीकोलन से लेकर एंड तक आप पूरी एडिटेज लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, करना ये है कि ये तो आपने लिख ली प्रस्तावना, अब इसमें न्याय कितने दिए गए हैं। देखिए पहली बात, पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्यायों की बात की गई है। अब उसमें कितने तरह के न्यायों में वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। 4 ऑप्शन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कोई और न्याय उसने दे दिया, लिख दिया वहां पे किसी और स्वरूप को लिख दिया। अगर आपने इन न्यायों को अगर पता नहीं है कितने न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अलावा कितने न्याय हैं, तो आप वहां पे क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो है यानी कि जो स्वतंत्रता की बात है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो स्वतंत्रता की बात जो की गई है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसमें विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये चीजें जो है आप लिख लेना अलग, ठीक है। ये न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, क्योंकि ये चीजें इसके की पॉइंट्स हैं और यहीं से क्वेश्चन फैच होता है, यानी यहीं से क्वेश्चन उठता है इन सब चीजों से, ठीक है। यानी इसमें आप ये सोच रहे होंगे ये प्रस्तावना के लिए लक्ष्मीकांत ने पूरा चैप्टर ही लिख दिया है, तो लिखने का कोई रीजन रहा होगा। ऐसे नहीं है कि लक्ष्मीकांत ने किताब केवल ऐसी लिखती होगी, कुछ रीजन रहा होगा तभी चैप्टर लिखा है, ठीक है। और चैप्टर लिखने का रीजन यही था कि इसका जो है बहुत ज्यादा रोल है कि आप हर साल, यानी पेपर अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो 1 या 2 साल के गैप के बाद हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस एग्जाम में तो खास करके आते ही आते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो खास करके आते ही आते हैं। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या है, यानी कि इसमें मूल तत्व क्या है इसका, वो हम जानेंगे। देखिए प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला तत्व जो आपका है, ये हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्तावना के तत्व। देखिए कुछ लोगों की शिकायत ये है कि सर आप नोट्स नहीं बनवा रहे। देखिए मैं नोट्स ही तो बनवा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ और आप लिखते जाइए। अब यहाँ बच्चे की तरह मैं पहले जैसे बनवा रहा था नोट्स, बच्चे की तरह क्लास में से क्लास 6, 7, 8 के जैसे मैंने बनवाए थे कि हाँ भाई लिख ली ये लाइन या नहीं लिख पाई है, तो वैसे नोट्स नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि आप तब से लेकर अब तब तक तो आप बहुत कुछ परिपक्व हो चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, बता देता हूँ, आप तत्काल अंडरलाइन कर देता हूँ, उसे नोट्स लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो प्रस्तावना के तत्व क्या है, इसके 4 मूल तत्व हैं। देखिए पहला तो तत्व ये है, पहला यहाँ पे लिख लेना, इसमें पहला तत्व यही है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। ये प्रस्तावना एक तरह से हमें ये दिखा देती है कि संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान में किस प्रकार का अधिकार दिया गया है, संविधान किस प्रकार से लोगों के जो हित हैं उनकी रक्षा कर रहा है। तो इस सब के अर्थ को जो है प्रस्तावना ही पूर्ण कर देती है, यानी प्रस्तावना से हमें समूचे संविधान की झलक देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। दूसरी बात यहाँ पे क्या निकल के आती है, दूसरी बात ये निकल के आती है, इससे हमें भारत की प्रकृति के बारे में मालूम पड़ती है कि भारत की प्रकृति कैसी है। यहाँ पे ये संप्रभु, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, तो प्रकृति के बारे में पता चलता है हमें। तीसरी बात, यहाँ पे संविधान के उद्देश्य के बारे में पता चलता है, संविधान का बनाने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इसका यही था कि सभी को न्याय मिले, स्वतंत्रता का अवसर मिले, समता और बंधुत्व की भावना रहे, ठीक है, ये उद्देश्य इसका। और इसके लागू होने की तिथि है। ये 4 की पॉइंट है। तो आप केवल और केवल इनमें, यानी 4 जो हेडिंगों के रूप में केवल इतनी बातें यहाँ पे लिख लीजिए, केवल ये इतनी बातें ये लिख लीजिए कि संविधान के अधिकार का स्रोत है। सेकंड सब हेडिंग जो है भारत की प्रकृति के बारे में पता चलता है, प्रकृति में आप लिख देंगे कैसी प्रकृति है यहाँ की। संविधान के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका ये है कि सभी को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता मिले और बंधुत्व के संविधान के, ये सब उद्देश्य हैं उसकी। और चौथी बात यहाँ पे इसमें डेट निहित है, यानी कब ये जो है पूर्ण हुआ है, प्रस्तावना कब इसमें ऐड हुई है वो लिखा गया है। संविधान को लागू करने की तिथि लिखी गई है इसमें, ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि लिखी गई है। तो यानी 4 सब पॉइंट आप लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं, अब इसी क्रम में हम अब देखिए बात करते हैं प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्द आए हैं। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की बात करते हैं। अब आप जो अभी यहाँ पे लिखेंगे इन मुख्य शब्दों का अर्थ क्या है, संप्रभुता हुआ, समाजवाद हुआ, धर्मनिरपेक्ष हुआ, ऐसे शब्द हैं, ठीक है। तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्तावना में मुख्य शब्द। प्रस्तावना में मुख्य शब्द, ये आपकी अगली हेडिंग है। पहली बात करते हैं यहाँ पे, पहला जो आपकी पहली सब हेडिंग आप इसमें डालेंगे संप्रभुता। पहली सब हेडिंग आपकी यही है, संप्रभुता। संप्रभुता का आशय क्या है, संप्रभुता का आशय ये है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश या अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है राज्य क्षेत्र, ठीक है, जिस पर किसी और कंट्री का राज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। भारत अपने आप में कोई भी डिसीजन लेने में संप्रभु है, नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत को मान लो
अभी जैसे एक बात करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू था, जम्मू एंड कश्मीर के इश्यू को सॉल्व करने के लिए भारत अपने आप में संप्रभु है, यानी अपने आप उसने डिसीजन लिया, अपने आप उसने लोकसभा राज्यसभा से जो अध्यादेश पारित होने थे पारित करवाए और वहां से हटा दिया। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए उसे ना अमेरिका की जरूरत पड़ी, ना ब्रिटेन की जरूरत पड़ी, ब्रिटेन से परमिशन लें, यहां से लें, तो इन सब मामलों की संप्रभु है। इसका मतलब वो संप्रभुता का, यानी हमें किसी से आदेश नहीं लेना है, किसी से हमें आदेश बोला हूं, परमिशन नहीं लेनी है किसी से। ठीक है, यानी किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना है हमें, हम अपने डिसीजन लेने में खुद सक्षम है, इसे हम बोलेंगे संप्रभु। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना, आप संप्रभुता में इस संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, पहले का सब पॉइंट, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, यानी इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यानी ना तो आंतरिक और ना ही बाहरी कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो ये आपने पहली यानी कि इसका सब हेडिंग आपने लिख ली थी प्रस्तावना के मुख्य शब्दों में। अब बात करते हैं इसकी समाजवादी प्रकृति की। सेकंड सब हेडिंग आप लिखेंगे यहाँ पे समाजवादी है, समाजवाद की अवधारणा क्या होती है। देखिए समाजवाद, जैसा कि आपने क्लास 9th के जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने समाजवाद की वहां व्याख्या भी की थी, यानी वहां पर हमने रूसी क्रांति में समाजवाद की बात हमने पढ़ी थी कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। लेकिन समाजवाद अपने भारत में समाजवाद का स्वरूप है, वो लोकतांत्रिकवाद समाजवाद है, ना कि वो साम्यवादी समाजवाद है। समाजवाद भी दो तरह का होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जो है साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, देखिए हमने जो रूसी क्रांति पढ़ी थी, यानी रशियन जो रिवॉल्ट था वो पढ़ा था, वहां पर हमने जो है साम्यवादी साम्राज्यवाद की बात की थी। तो साम्यवादी समाजवाद में होता क्या है, वहां आपने एक बात देखी थी कि जब रूस में उस समय जब आर्थिक मंदी चल रही थी 1929 के बाद आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा था, तब रूस में जो लोगों के बीच क्या किया गया था, जो बड़े बड़े अमीर थे, धनाढ़ लोग थे, उनकी संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया था। किसके बीच? गरीबों के बीच कर दिया गया था। रीजन ये था कि सभी में समानता का अवसर व्याप्त हो, सभी में जो समानता की भावना जागे और सभी लोगों के पास लगभग समान रिसोर्स होंगे, तो किसी के पास किसी पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए उस समय का उसका प्रभाव ये तो रहा कि भाई रूस जो है आर्थिक मंदी से बच गया, लेकिन समाज जो इस तरह की अर्थव्यवस्था जो होती है, यानी साम्यवादी समाजवाद जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें पूंजीवाद का कोई रोल नहीं होता है, यानी पूंजी संग्रह करनी नहीं दी जाती है। यानी मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 100 रुपए कमा रहे हैं अपने घर में, तो 100 रुपए का डिवाइडेशन आपके पांचों कैंडिडेट में 20-20 रुपए के रूप में हो जाएगा, यानी 20-20 रुपीज के रूप में आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इससे इतर यानी इससे अलग होकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम पूरा का पूरा रुपया अपने अकाउंट में डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका खामियाजा ये होता है, मेहनत कोई ज्यादा कर रहा है, यानी मेहनत कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। तो इस अर्थव्यवस्था में, यानी इस जो व्यवस्था की खामियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन लाभ भी बहुत सारे हैं। लाभ यही होता है, जैसे कई बार जो होता है, यानी आर्थिक मंदी आ जाती है या फिर कोई बड़ा रिसेशन होता है, ठीक है, उन सबसे निपटने के लिए साम्यवादी समाजवाद जो है एक अच्छी खासी भूमिका भी निभाता है। दूसरी बात यह है कि निचले दबे कुचले वर्ग होते हैं, उससे उन वर्गों को भी उभरने का इससे अवसर मिल जाता है। यानी इसके एक तरफ इसकी लाभ भी हैं, तो खामियां भी काफी सारी। खामियां ये रहती हैं कि आप एक वैश्विक उभरती है बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मेन चीज क्या होती है, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था बनने के लिए आपको पूंजी की जरूरत है। पूंजी होती नहीं है, पूंजी इसलिए नहीं होती है कि पूंजी का बंटवारा कर दिया जाता है, पूरे देश की जनता पूंजी का बंटवारा कर दिया जाता है समान रूप से। तो इस वजह से हम यहाँ पर खामियां भी इसकी हैं साम्यवादी समाजवाद की। लेकिन अब भारत की बात करते हैं। भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, लोकतंत्र के ऊपर निर्भर है ये समाजवाद। यानी कि यहां पर लोकतंत्र में जिसकी सत्ता है वो जैसे चाहेगा, जैसे समाजवाद की अवधारणा यानी लेकिन थोप नहीं सकता है, साम्यवादी अवधारणा को नहीं थोप सकता है। वो जनता के हितों पर, यानी जनता के हितों के लिए जो चाहिए, यानी जनता के हितों के लिए जो हमें जो चाहिए, यानी समाज की अवधारणा जैसी चाहिए वो जो है पूरी करेगा यहाँ पे, ना कि साम्यवादी हितों की जो है संरचना यहाँ पे हम पर थोपेगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक में जैसे क्या है, जैसे सरकार क्या करती है, जैसे केंद्र सरकार की भी आयुष्मान भारत एक योजना है, तमाम ऐसी जो है लाभकारी योजना है जो निचले तबके हैं या गरीब तबके हैं उनको लाभ प्रदान करने वाली योजना है। तो इस समाजवाद के अंतर्गत आती है, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी क्राइटेरिया हमने फिक्स कर दिया कि इस क्राइटेरिया से लेकर इस क्राइटेरिया के बीच के लोग जो है इस योजना के लिए लाभार्थी होंगे, तो वो सब जो योजना है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का पार्ट है। ठीक है, अगर हम साम्यवादी समाजवाद का पार्ट अगर हम कर देते तो क्या होता, साम्यवादी के तहत ये कर दिया जाता कि भैया जितने बड़े हॉस्पिटल सब बंद करवा दिए गए, अब अगर कोई अमीर व्यक्ति भी होगा, कोई गरीब भी होगा तो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएगा। वो हो गया साम्यवादी समाजवाद। इस साम्यवादी समाजवाद कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी समाजवाद की अवधारणा भी होती है। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे हम पहला पॉइंट समाजवादी। ठीक है, देखिए इसमें पहली बात तो आप जानते हैं कि जो समाजवादी वर्ड है वो 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में मौजूद था, और ये जो है नीति निषेध सिद्धांतों के रूप में
समाजवादी लक्षण में मौजूद था। ठीक है, लेकिन फिर इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे जो है प्रस्तावना में निहित कर दिया गया है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान के में नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे, यहां पर भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इसमें लिख लेना पूरी लाइन, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। नहीं, यहां पर कोई निजी संपत्ति रख ही नहीं सकता है, सब कुछ राज्य के हाथों में होता है। किसमें? साम्यवादी समाजवाद में। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पहला दूसरा पॉइंट दोनों ही नोट कर लिए आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कोई ज्यादा नहीं है, यही यहाँ पे था समाजवादी जो अवधारणा थी, आप समझ गए, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ भी आप जानते हैं और ये भी जानते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, थर्ड हेडिंग आप नोट कर लेना, थर्ड हेडिंग धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जोड़ा गया है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप जानते हैं कि सभी धर्मों का जो है समान आदर करना, किसी भी एक धर्म को ज्यादा वरीयता नहीं देना, सभी धर्मों को समान वरीयता देना। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष का हो गया। तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट नोट कर लेना करेंगे यहाँ पे कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, पहले सेकंड का सब पॉइंट आप लिखेंगे इसमें। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जोड़े गए हैं। ठीक है, ये सेकंड का सब पॉइंट है। तो धर्मनिरपेक्ष आपने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की। देखिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। थोड़ा पॉलिटी में हम थोड़ा डीपली घुसे जा रहे हैं। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एग्जांपल देता हूं, देखिए नीचे जो लाइनें लिखी हैं वो हम बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल देता हूं। डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है? देखिए आपने काफी बार न्यूज चैनल वगैरह में देखा होगा, विदेशों की जब न्यूज आती है तब आपने देखा होगा कि फलाने कानून को पास करवाने के लिए जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। जनमत संग्रह इस कानून के पक्ष में ज्यादा पड़ेगा तो उस कानून को वरीयता दे दी जाए, उस कानून को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा कभी ना कभी लाजमी कि ऐसा जनमत संग्रह करवाने की क्या जरूरत पड़ेगी? जनमत यानी जनता ये कह देगी भाई कि हम ये एक कानून जो है, एक कानून पर वोट इसने डाल दी, यानी ए और बी कानून, दो कानून हम लेके आए, तो यानी किसी ने ए पक्ष के लिए डाल दिया, यानी यस के लिए डाल दिए तो कानून पारित हो गया, बी के लिए डाल दिया जनता ने तो पारित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि भाई जो वहां के जो नेता चुन के गए उनके हाथ में शक्ति नहीं है कि वो अपने मत दे सके, यानी जनता से तभी तो करवा रहे हैं, जनमत करवा रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में तो कभी होता नहीं इस तरह का जनमत करवाया गया फलाने कानून को पास करवाने के लिए, या जनमत में उस कानून को नकार दिया तो हमने कैंसिल कर दिया, ऐसा भारत में होता नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा है यहाँ पर। यानी भारत में जो अवधारणा अपनाई गई है वो अप्रत्यक्ष की अपनाई गई है, जबकि अन्य देश, तमाम सारे देश हैं। यहाँ पे स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया हो, स्विट्जरलैंड के अलावा भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तमाम यूरोपियन कंट्री हैं और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि चाहे वो नेता चुनकर भी चला जाए फिर भी शक्तियां जो निहित होती हैं वो जनता के हाथ में ही रहती हैं। ठीक है, ये जनता ही डिसाइड करती है एंड में, नेता तो बाद में अपना आगे प्रोसीड करता है उसे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनता एक बार इलेक्ट करने के बाद अपना कैंडिडेट, उसका जनता को कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जनता केवल ये कर सकती है कि भाई हम इससे सहमत नहीं, प्रदर्शन कर लेते हैं, लाठी खा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। तो भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो अप्रत्यक्ष है। हम लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन चलवा रहे हैं, यानी अपने जो कैंडिडेट हैं उन्हें चुनकर हम भेज रहे हैं और वो कैंडिडेट जो है संसद में और राष्ट्रपति के अधीन चले जा रहे हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, यानी प्रत्यक्ष नहीं है। और फिर वो अपने ही तरीके से, यानी मान लीजिए वो संसद में मान लो एक रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है, उसका राज्यसभा में वर्चस्व ज्यादा है, लोकसभा में भी वर्चस्व ज्यादा है, तो क्या होगा? वो जैसा चाहेगी वैसा कानून पारित करवा सकती है, जो बिल चाहेगी वो बिल पास करवा सकती है। तो इसके खामियाजा, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के खामियाजे भी काफी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं। प्रत्यक्ष में सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में, जनता जो फैसला कर देगी, जो जनमत संग्रह होगा वही कानून पास होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार का लोकतंत्र है। तो यहां पे अब नोट करेंगे हम पहला पॉइंट, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। ठीक है, पहला सब पॉइंट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उनके औजार भी लिख दिए, जैसे परिपरीक्षा है, रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, प्रत्यावर्तन है, प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल है तथा जनमत संग्रह है। ठीक है,
तो ये सब चीजें हम नहीं लिखेंगे, हम इतना डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें पॉलिटिकल साइंस से हमें BA या MA नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे इतना हमें डीपली नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल यही जान लेते हैं कि क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, यानी कोई कानून पास करवाना है, कोई बिल या अध्यादेश पास करवाना है, तो वो अपना प्रत्यक्ष रूप से कर रहेंगे, यानी उसका जो इलेक्शन होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। यानी कि इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा प्रतिनिधि होते हैं उनके, वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना, इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यानी इस प्रकार का जो लोकतंत्र होता है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, यानी यह भी दो प्रकार का होता है। जो आपका प्रतिनिधि यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यह भी दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन से हैं? संसदीय लोकतंत्र है इसमें, और राष्ट्रपति के अधीन है। यानी दो प्रकार का इस प्रकार का लोकतंत्र हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट का सब पॉइंट लिख लेना कि यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, तो भारत की जो व्यवस्था है, भारत में, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गणतंत्र। ठीक है, देखिए गणतंत्र का अभिप्राय क्या होता है। देखिए जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। राजशाही का अर्थ जो होता है आमतौर पर राजा का शासन, राजा या रानी का शासन है, उत्तराधिकार की परंपरा है जो चली आ रही है। ठीक है, उसका शासन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। जबकि गणतंत्र में क्या होता है कि जो राज्य प्रमुख है वो हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे हमारे इंडिया है, अमेरिका है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। तो यहां पे आप अगली हेडिंग आपने डाली होगी गणतंत्र, तो इसमें लिखेंगे इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है राजशाही और सेकंड है गणतंत्र। यानी जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को, यानी कि इसे छोड़िए, यानी ये मत लिखिए, यहां पे मत लिखिए ये वाली लाइन, यहां से लिखिए सीधी, यहां पे लिखेंगे गणतंत्र में पहला पॉइंट, गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। ठीक है, जैसे अमेरिका एग्जाम्पल दे दिया हमने। ठीक है, देखिए यहां पर अगला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। ठीक है, और उसका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, ये सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। तो ये तो आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र का अर्थ हो गया। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में, आपने देख लिया। अब बात करते हैं अगली जो, यानी अगला पॉइंट आपका जो आएगा वो आएगा न्याय। जैसा कि मैंने बताया कि 3 प्रकार के न्यायों की बात हुई है, सामाजिक न्याय की बात हुई है, आर्थिक न्याय की बात हुई है, राजनीतिक न्याय की बात हुई है। सामाजिक न्याय की बात क्या हुई है, समाज में हमारा उठना बैठना है, तो कोई व्यक्ति हमसे जाति के आधार पर, रंग, धर्म, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये सामाजिक न्याय हो गया हमारा। आर्थिक न्याय क्या हो गया कि भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फटे कपड़े पहन रहा है, कोई अच्छे खासे कपड़े पहन रहा है, तो इनके कारण उनसे जो असमानता के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक न्याय क्या है, हर व्यक्ति को यानी समान अवसर दिए जाएंगे, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से बिलोंग क्यों ना करता हो, सभी को समान रूप से राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा, सभी के लिए समान कानून संहिता लागू होगी। ठीक है, तो ये हो गया राजनीतिक न्याय। तो यहां पे आप नोट कर लेना न्याय में। ठीक है, प्रस्तावना में पहला पॉइंट इसी में लिख लेना कि प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ठीक है, तो इसमें पहले का सब पॉइंट लिख लेना, सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट इसमें लिख लेना आप, आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड सब पॉइंट, राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी राजनीतिक अधिकार सभी को समान प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव किया जाए, किसी को राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश जो यानी पहुंच में बाधा पहुंचाई जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये 3 प्रकार के न्याय हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए जो था यानी राजनीतिक न्याय का सिद्धांत जो था वो रूसी क्रांति से लिया गया है।
ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार को आप ये लाइनें ना लिखें, 1 2 3 लाइनें आपके समझ लें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है इसमें। अगला पॉइंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। यानी कि ये न्याय वाला सिद्धांत जो है, न्याय के तत्व जो है वो रूसी क्रांति से आए हैं। ये पूछा जाता है हर बार कि जो न्याय के तत्व कहां से लिए गए हैं, ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना सेकंड पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ये भी बता दूं मैंने आपको पहले ही बोलता जा रहा हूं, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं अगली जो हेडिंग, अगली हेडिंग आपकी 7वीं सब हेडिंग है, ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात की गई है। ये स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे चाहे अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे रहेगा। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कोई व्यक्ति संविधान के नियमों कानूनों के दायरे में रहकर अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाह करेगा। यानी जो कानून बनाया हुआ है, कोई नियम कायदे बने हुए हैं, उनके अंदर रहकर, यानी उन कानूनों और नियम कायदों के अंदर रहकर आपकी जो अधिकार मिले हुए हैं उनका हनन नहीं किया जाएगा और आप अपनी स्वतंत्रता की गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ, ना कि ये कि भाई हमें स्वतंत्रता मिल गई, हम जो चाहें वो करेंगे। देखिए एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो देश में क्या था, आप क्या सोचते हैं उसके? आपने किसी व्यक्ति ने पढ़ा होगा तो जानता होगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आजाद हो गया तो लोगों ने पता क्या किया था, लोग तमाम जगह से लोग जो है, किसी ने रेलवे स्टेशन की पटरी उखाड़ ले गए थे, कोई रेलवे स्टेशन में कुर्सी उखाड़ ले गए, और मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति थी जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था उसे अपने अपने समेटने में लगे हुए थे। उनका मतलब ये था कि अब अंग्रेज चले गए, अब तो ये हमारी हो गई। तो काफी महीने तो इसी बात को मेरे को समझाने में लग गए जवाहरलाल नेहरू को कि भाई ये आपकी नहीं हो गई, अब ये भारत की हो गई, यानी भारत का अपना शासन होगा, इसके अधीन आ गई है, ये आपकी नहीं हो गई संपत्ति। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उस समय देखने वाला था, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब लोगों के अंदर केवल यही था कि हम स्वतंत्र हो गए, हम जैसे चाहेंगे वैसे राज करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें यह समझाया गया कि आप मर्जी से राज नहीं करेंगे। अब तक अंग्रेज जो थे वो निरंकुश थे, अब ये भारतीय शासन बनाया जाएगा, यानी भारत का पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा, संवैधानिक ढांचा तैयार किया जाएगा, जहां पर आपके हित जो है किसी से टकराए नहीं, यानी आपके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान का ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि आप अपनी बात जो है रख सकें, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो इस बात को समझाने में लगभग 6 महीने का समय लग गया था। इन लोगों ने काफी सारी संपत्ति जो थी, जो अंग्रेजों के द्वारा, जिस पर अंग्रेज राज कर रहे थे, जिसके अंग्रेजों के तमाम दफ्तर वगैरह थे, ठीक है, उनमें तोड़फोड़ की थी, उनका सामान चुरा के ले गए थे लोग। इस तरह का भारत में देखने को मिला है माहौल। ठीक है, रीजन यही था कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना समझ ही नहीं पाए थे, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। जब धीरे धीरे जब लोगों के अंदर भावना व्याप्त हुई कि भाई स्वतंत्रता का अभिप्राय ये हो गया कि हम संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के नियम कानून जो बने हुए हैं उनके अधिकार, यानी उनके अंदर रहकर, उन दायरों में रहकर, ठीक है, यानी उस अपने जो संविधान के अधिकार मिले हुए हैं उनके दायरे में रहकर हम अपने जो यानी कि अपना जो जीवन यापन है उसके अंदर करें, इससे बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 7वां पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है। अब देखिए यहां पर इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगा मैं, तो यहां पर इसमें लिख लेना कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट नोट कर लेना। अब देखिए सेकंड पॉइंट यहां पे और नोट कर लेना। सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। नहीं, ये स्वतंत्रता के अधिकार का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कोई व्यक्ति जो चाहे उसे कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही हम कर सकते हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट इसमें नोट कर लेना। ठीक है, स्वतंत्रता के संदर्भ में। अब बात करते हैं, अगली सब हेडिंग है आपकी समता की। ठीक है, यानी समता की बात करती हैं। समता का अर्थ क्या है कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए जो है, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो विधि के समक्ष समानता हो, चाहे वो नौकरियों में समानता हो, अवसरों की समानता हो, तो ये समान अवसर प्रदान करना है कि हम भावना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पे नोट कर लेना, समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समता के भी 3 आयाम इन्होंने रख दिए। समता के इन्होंने 3 आयाम रख दिए, नागरिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। आप सब जानते हैं कि क्या क्या मतलब है इनका, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। देखिए जो समता का सिद्धांत है, इसे संविधान के 2 अनुच्छेद बहुत प्रबल रूप से सेटिस्फाई करते हैं, बड़ी जस्टिफाई अच्छी तरह से करते हैं समता के सिद्धांत को। वो कौन कौन से हैं? एक तो है, एक कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, इसमें शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, यानी आर्टिकल 325 ये समता के अधिकार का प्रावधान है। दूसरा एक है कि लोकसभा और विधानसभा के
ये बेस्ट मतदान का प्रावधान, ये भी अनुच्छेद 326 में रखा गया है। ये भी समता के अधिकार की पुष्टि करता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत में अनुच्छेद 39 है, यानी महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त अवसर, ठीक है। और आपके लिए जैसे अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, यानी और भी दिए गए अनुच्छेद। लेकिन इनमें इतने अनुच्छेद लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पे इतना वर्णन लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि आप ये फिर से लिखेंगे अभी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इसे स्किप करवा रहा हूँ इस पोर्शन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब सीधा सीधा हो गया भाई भाईचारे की भावना, ठीक है। ये तो आप जानते हैं भाईचारे की भावना, ये बंधुत्व कहलाता है। तो यहाँ पे नमी सब हेडिंग आप लिखेंगे बंधुत्व में। इसमें प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों की सुनिश्चितता करना होगा, यानी प्रस्तावना कहती है बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला क्या है, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। ये पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना। ये प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। सेकंड पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए, अखंडता शब्द का अभिप्राय आप जानते हैं। अखंड का मतलब क्या होता है, जिसके टुकड़े न किए जा सकें। ये भारतीय संविधान के जो नियमों कायदे, जो नियम कानून है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी अखंड है वो, ठीक है। तो इसलिए वहां पे अखंडता रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बंधुत्व में, यानी प्रस्तावना में यही लिखा है कि बंधुत्व में क्या क्या है, ये व्यक्ति का सम्मान सुनिश्चित करता है, दूसरा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है बंधुत्व, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग है, यानी प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व यही है, यानी कि ये पूरे आपका जो संविधान है, इसकी झलक यहाँ पे हमें मिल जाती है प्रस्तावना के तहत। यानी प्रस्तावना को पढ़ने से, में नामार्थ को पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है कि भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान के तहत क्या क्या अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो इन सब बातों का हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके कोटेशंस हैं, वो आप लिख लीजिए। जैसे पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये के.एम. मुंशी का कथन है, ठीक है। इसके अलावा एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री है अर्नेस्ट बार्कर, यानी बेकर या अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है। तो इन्होंने संविधान को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, इनको राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर इन्हें सम्मान दिया है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहां नोट करेंगे। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके संविधान को सम्मान दिया गया। प्रस्तावना के महत्व को यहाँ पे लोगों ने बताया है, किस प्रकार से इन्होंने इन्हें डिफाइन किया है, वो आपने देख लिया है, ठीक है। महत्व क्या है इसका, महत्व आपने जान लिया, ठीक है। और ये संविधान की आत्मा बोली जाती है प्रस्तावना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना आप यहाँ पे, यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। यानी काफी बार लोग ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट, चौथा पॉइंट आप डाल देना कि यह संविधान की, यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो आपको पता चल जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान में प्रस्तावना को लेकर काफी बार विवाद हुआ है। विवाद किस प्रकार का हुआ है वो मैं बता रहा हूं। जैसे तमाम केस हुए हैं, एक केस हुआ था बेरूवाड़ी संघ मामले में। इसने प्रस्तावना से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने एक अलग फैसला दिया था, यहाँ पे दे दिया था कि संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि ये इसमें कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है जिससे कि प्रस्तावना एक प्रबल रूप से एक ठोस कही जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही था बेरूवाड़ी संघ मामले का, कि सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। ये सामान्य रूप से क्या प्रयोजन है, इसे दर्शाता है। फिर इसके बाद केशवानंद भारती वाला मामला हुआ। यहां पर इसकी जो पहले की व्याख्या थी, इसको जो है पलट दिया गया, उलट दिया गया है। अब यहाँ पे नई व्याख्या दी गई है। नई व्याख्या में ये कहा गया है कि संविधान में जो प्रस्तावना है, यानी कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, और संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन, यानी कि ये इसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। यहाँ पे आप इतना ही नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे, आप पहला 1 by 1। बेरूवाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है।
ठीक है, और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। अब हिस्सा किसने माना है, सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे, केशवानंद भारती मामले में माना है। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहां नोट करेंगे, एक LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यानी कि जो केशवानंद भारती वाला मामला था, केशवानंद भारती वाला जजमेंट था, उसी जजमेंट को यहां पे फिर से अप्लाई कर दिया है। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो जजमेंट आए हैं इनका उद्देश्य क्या रहा है, ये आपके माइंड में एक चीज और राइज हुई होगी कि क्या मतलब रहा है। मतलब ये रहा है कि भाई संविधान की आत्मा बोला गया प्रस्तावना को, तो काफी सारा इस पर बहस हुई है, काफी सारा कुतर्क हुआ है कि लोगों ने कहा है भाई प्रस्तावना को आपने आत्मा बोला है, संविधान का महत्वपूर्ण पार्ट भी बोला है, तो जब आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, संविधान में निहित जो कानून वगैरह हैं वो आपको उन पर क्यों विचार नहीं करते हैं, उन्हें आप क्यों लागू नहीं करवा सकते कानूनी रूप से, बाध्यकारी रूप में आप लागू क्यों नहीं करवा सकते हैं। तो ये सब मामले इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी समय समय पर अपनी व्याख्या की है। देखिए यहाँ पर एक संविधान की मैं सबसे खराब बात बता दूं आपको, खराब बात संविधान की मुझे ये लगती है कि आज तक इसकी व्याख्या जो है स्पष्ट रूप से हो ही नहीं पाई है। सही बात ये है, यानी आप उठा के देखेंगे, अभी तो ये 3 केस आए हैं, मालूम पड़े भविष्य में और भी कुछ केस हो तो वहां पे देखेंगे कुछ अलग व्याख्या दी गई है, लेकिन जज के ऊपर डिपेंड करता है जज ने क्या व्याख्या दे दी। यानी कोई अंतरिम यहाँ पे व्याख्या नहीं दी गई है, कोई अंतरिम यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि प्रस्तावना इस प्रस्तावना का कार्य ये है, ये करेगी, ऐसा कुछ भी निहित नहीं है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, ये सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है। आगे बात करते हैं, देखिए 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए, यानी संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना में। अब अगली बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, ये बड़ा जानना आवश्यक है। देखिए प्रस्तावना में संशोधन जो है वो संविधान का आर्टिकल है धारा 368, इसके तहत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये लोगों के मन में प्रश्न आया क्या इसके तहत संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर जो एक केस था केशवानंद भारती वाला 1973 वाला मामले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पे जो है व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। मूल ढांचा क्या हो गया, मूल ढांचे से अभिप्राय यहां पर यह हो गया कि जो प्रकृति रही है, यानी कि जो उद्देश्य रहा है शुरुआत में प्रस्तावना का, उस उद्देश्य से इतर, यानी उस उद्देश्य से हटकर आप उसमें कुछ और निहित नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचे का मतलब ये हो गया, यानी उद्देश्य चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारी नीतियां चेंज हो जाए लेकिन उद्देश्य चेंज ना हो, हमारा लोकतंत्र ही रहे, लोकतंत्र ऐसा ना हो वो एकदम निरंकुश शासन में कन्वर्ट ना हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यानी कि मूल जो ढांचा है, मूल ढांचा इस प्रकार संदर्भित किया जाता है इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर नोट करेंगे आप। ठीक है, यहां पे आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर केशवानंद भारती मामले में यह विचार सामने आया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे। अब देखिए यहां पर 2 अलग अलग केस हैं। एक केस यहां पे आया है बेरुवाड़ी वाले में। बेरुवाड़ी में कहा गया है कि जो 1960 के तहत, बेरुवाड़ी संघ का जो मामला था, इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दोनों ही डिसीजन बिल्कुल उलट है। ठीक है, यानी किसी ने, याचिकाकर्ता ने पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या हम प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे कि जब इसने ये कह दिया 1973 वाले में कि इसमें कोई हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, 1973 में व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके 3 साल बाद, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1976, इसके तहत इसमें 3 पार्ट और ऐड कर दिए गए हैं। बड़ा देखने वाला दिलचस्प इस किस्सा है, यानी कि आप खुद देखेंगे 1973 में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया है, ये कहा है कि भाई इसमें आप अनुच्छेद 368 के तहत कुछ भी कर नहीं सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते हैं, कोई यानी कुछ भी काट छाट नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के जो नीति निर्माता हैं, जो देश चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इसमें 42वां संविधान संशोधन उसके तहत इसमें 3 शब्द रख दिए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब आपके मन में प्रश्न फिर से उठ रहा होगा, अब किसे सही माने। ठीक है, यानी किसे आप ये अंतरिम माने, किसका जो डिसीजन है सर्वोच्च माने। यहाँ तो दोनों ही विरोधाभास वाली स्थिति आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अलग दे दिया है और फिर से भी 42वां संविधान संशोधन हो गया है और इसमें 3 तत्व रख भी दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब संविधान आप पढ़ रहे हैं तो ये सब
जो है आपके सामने अटकलें आएंगी, आपके सामने परेशानियां भी आएंगी, आपको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी कहीं फेल कर दी गई है और कहीं सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि दिखा दिया गया है। नहीं, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है। यही संविधान की सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, स्पष्ट नहीं है कोई चीज है। यानी लोग कहते हैं, यानी कि जो संविधान निर्माता ये कहते हैं कि सब स्पष्ट है, ये हकीकत ये है संविधान स्पष्ट है ही नहीं। संविधान जब स्पष्ट नहीं होता है तभी जो विरोधाभास वाली स्थिति होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देता है, उसके बाद फिर से कुछ पिटीशन वगैरह डाली जाती है, रिव्यू पिटीशन वगैरह डाली जाती है, फिर उसमें कोई नया जज आता है, नया जज कुछ अलग फैसला देता है। ऐसे करके जो ये प्रकृति है इसकी स्पष्ट हो ही नहीं पाती है किसी भी चीज की। विरोधाभास वाली चीज जो है वो विरोधाभास भी बनी रहती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें आप कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना, जैसे ठीक है ये पॉइंट पहला बना देना, ये पहला बना देना, ये सेकंड पॉइंट बना देना, और थर्ड पॉइंट यहां पे ये लिख देना, अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संशोधित किया गया है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आप बना देना। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए जल्दी से जल्दी मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th की स्टार्ट करने की, तो आप कोशिश कर रहा हूं और मेरा प्रयास ये रहेगा 3 से 4 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करवा दूं। इसके अलावा आप लोग ये वीडियो एंड होने के बाद कम से कम जो मैंने टेस्ट सीरीज वाला लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेस्ट सीरीज में आके भाई पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लगा लिया कीजिए, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, वो यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन ही रखे हैं, तो आपको पता तो चलेगा आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है यहाँ से। ठीक है, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर लगाया कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।